गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तरुण कुमार आप सभी लोगों का निम्बस लर्निंग के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लव कुश जी गुड मॉर्निंग, अंकित जी गुड मॉर्निंग, शिव जी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू करें जरा भाई। हेमलता जी गुड मॉर्निंग, धीरज जी गुड मॉर्निंग, बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग, भूपेश जी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है यूनाइटेड राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान की बात हो गई थी। आई थिंक थर्ड जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया था। कृष्ण कुमार जी गुड मॉर्निंग, सुंदर जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग। तो थर्ड हमारा था संयुक्त राजस्थान, और जो हमारा फोर्थ चरण है वो है वृहत राजस्थान, जिसको हम ग्रेटर राजस्थान कह सकते हैं। वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान, ये हमारा फोर्थ है। आई थिंक थर्ड तक हमारा हो गया था। चलिए भाई, अब देखिए संयुक्त राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट क्या, ईस्टर्न साइड और साउथ वेस्टर्न साइड एंड साउथ, ये कंप्लीट राजस्थान हमारा यूनाइट हो चुका है। अब चार जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनकी तरफ देखा गया, तो अगर उनको इसमें मिला लिया जाए संयुक्त राजस्थान में, तो लगभग कंप्लीट राजस्थान का एकीकरण हो जाएगा। और वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों और टोंक में, जो प्रेजेंटली टोंक में स्थित है लावा ठिकाना जो है, उनको विलय किया गया और बन गया आपका वृहत राजस्थान। यानी कि हम कह सकते हैं कि संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर प्लस लावा, इन सबको मिलकर के बनता है वृहत राजस्थान। ठीक है भाई, तो संयुक्त राजस्थान हुआ खत्म और वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान का निर्माण हुआ। यहां पर आप लिख सकते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों एंड लावा ठिकाना। ये लावा ठिकाना उस समय जयपुर राज्य की जो सीमा थी उसके अंदर आता था, लेकिन प्रेजेंटली ये टोंक में है। हालांकि टोंक रियासत का पहले ही विलय हो गया था, लेकिन उस समय लावा ठिकाना विलय नहीं हुआ था। ठीक है भाई, अजय जी प्रणाम, अकरम जी गुड मॉर्निंग, सौरभ जी गुड मॉर्निंग, मोहित जी सर करंट अफेयर्स कैसे करें समझ नहीं आ रहा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था मोहित जी कि आप करंट अफेयर्स को किसी भी जो मार्केट में जो भी पब्लिशर्स हैं जो पब्लिश कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, मूमल ले सकते हैं, कोई भी जो भी हो, सब एक जैसे ही हैं। ऐसी कोई उसमें यह नहीं कि साहब वो बहुत अच्छा है या वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो उससे आप अपनी करंट अफेयर्स तैयार कीजिएगा। ठीक है,
ओके, रिपीट कर दूं वृहत राजस्थान को? ओके, गोविंद जी गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो वृहत राजस्थान है, ग्रेटर राजस्थान जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसे बना? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और ये तो 4 रियासतें थी, और लावा ठिकाना, इनका विलय किया गया। लावा जो प्रेजेंटली एक टाउन है, पड़ता है आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटली, ठीक है। उस समय जो जयपुर राज्य हुआ करता था, उसकी बिल्कुल सदर्न जो सीमा थी वहां पर था ये, ठीक है। इन सब को मिलाया गया किसमें? संयुक्त राजस्थान में, और इनका विलय करके अब संयुक्त राजस्थान प्लस ऑल दीज रियासत एंड ठिकाना इज इक्वल टू वृहत राजस्थान और ग्रेटर राजस्थान। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। गोविंद मेघवाल जी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। अब मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी, तो लिख लीजिएगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों और लावा ठिकाने का विलय किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर स्टेट्स एंड लावा ठिकाना वर मर्ज्ड इन संयुक्त राजस्थान और यूनाइटेड राजस्थान। अब इसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो किया गया 30 मार्च 1949 और इनॉग्रेटेड बाय वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। It was inaugurated on 30th March 1949 and inaugurated by Sardar Vallabh Bhai Patel. अब हम बात करें कि इसकी कैपिटल क्या रखी गई, तो अब देखिए थोड़ी समस्या यहां पर यह आती है कि जो क्योंकि वृहत राजस्थान में मेवाड़ भी है, और मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, उनका कहना यह था कि भाई हम सबसे पुरानी रियासत हैं, वी आर द ओल्डेस्ट स्टेट इन राजस्थान, तो इसलिए जो टॉप मोस्ट जो पद है वो मुझे मिलना चाहिए, और इसकी जो कैपिटल है वो भी रखी जानी चाहिए उदयपुर। अब ये थोड़ी समस्या आ गई, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक कमिटी बनी है। अच्छा, जयपुर के जो शासक थे मानसिंह सेकंड, वो भी जो है कम नहीं थे, उनको भी सेटिस्फाई करना जरूरी था, और कैपिटल जो है वो जयपुर, बहुत से लोगों ने रिकमेंड की कि सब लगभग मध्य में है, अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो जयपुर को राजधानी बनानी चाहिए। अब ये बड़े झमेले वाला काम हो गया, तो यहां पर एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में। तो ये जो पी सत्यनारायण राव कमेटी थी, इसने रिकमेंड किया कि भाई कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट राजस्थान इंटीग्रेटेड हो चुका था, तो जयपुर जो है वो एप्रोप्रिएट कैपिटल है अकॉर्डिंग टू पी सत्यनारायण राव कमेटी। तो इनकी सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बना दिया गया। कैपिटल वॉज जयपुर, ठीक है। अब इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके रिकमेंडेड बाय पी सत्यनारायण राव कमेटी, पी सत्यनारायण राव
कमेटी। देखिए भाई, कितना टाइम लगा, बाकी इतनी जल्दी हो गए, वो डिपेंड करता था कि शासक कैसे मानते हैं। तो बहुत मुश्किल काम था शासकों को मनाना। अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जोधपुर और बीकानेर ने क्या पंगे किए हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब ये समस्या का सॉल्यूशन हो गया। भाई पी सत्यनारायण राव कमेटी कह रही है कि भाई हमारे जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग जयपुर कैपिटल होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम, जो टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन था यहां पर राज प्रमुख, वो भूपाल सिंह कह रहे थे वो तो मैं ही रखूंगा अपने पास। वो ऑलरेडी संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। अब फिर समस्या आई, क्योंकि मान सिंह जो उस समय थे वो बहुत ही प्रबल थे, काफी पावरफुल शासक थे, और उनको टॉप मोस्ट ऑफिशियल देना बहुत जरूरी था। तो इस समस्या से अब दो को एक पद पर नहीं बिठा सकते, राज प्रमुख दो नहीं हो सकते। जैसे राष्ट्रपति दो नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री दो नहीं हो सकते, ऐसे ही उस समय राज प्रमुख भी एक ही होना था। तो अब क्या समस्या, अब समस्या का सॉल्यूशन क्या हो? तो फिर देखिए, एक और पद जो है ना क्रिएट किया गया, जिसका नाम रखा गया महाराज प्रमुख, यानी राज प्रमुख से भी ऊपर। लेकिन वो नाम मात्र का था, उसकी कोई पूछ नहीं थी। मतलब जैसे आप समझिए कि आज हेड होने की बात करें इंडिया का तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। रियल पावर्स किस में जाती हैं? प्रधानमंत्री में। तो इनडायरेक्टली जो रूलर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही एक पद जो है वो सृजित किया गया महाराज प्रमुख का, कि साहब महाराज प्रमुख बना दिया जाए भूपाल सिंह को। हालांकि उसको पूछने वाला कोई नहीं था, वो सिर्फ नाम मात्र का था। भूपाल सिंह से कहा कि साहब ये पकड़िए आपका खिलौना, जिसको कहा जाता है महाराज प्रमुख, इस पे आप बैठिए। और ये भी कह दिया गया कि जब तक मरो नहीं तब तक बैठे रहो इस पे आराम से, तसल्ली से, कोई आपको हटाने वाला नहीं। भूपाल सिंह खुश हो गए कि वाह साहब, मैं टॉप मोस्ट ऑफिशियल बन गया, टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन मुझे यहां पर मिल गया है, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक बैठा रहूंगा। तो सत्ता के भूखे थे यहां के शासक। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? भूपाल सिंह को बना दिया गया महाराज प्रमुख आजीवन, थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड राज प्रमुख वॉज मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। ठीक है, तो अब हम, ये आपने लिख लिया होगा, डेजिग्नेशन की अगर हम बात करते हैं, भाई देखिए, विरोध कौन करेगा? जिसमें दम हो, जो ज्यादा नाटकबाजी करेगा। अब बाकी जो शासक थे उनको पता था कि हमें कोई पद मिलने वाला नहीं और हमारी चिल्लपों करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। बेहतर है कि हमारी इज्जत बनी रहे, तो जो हमें मिल रहा है वही, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब यहां पर मारामारी किसकी चल रही है? भूपाल सिंह वो अड़ गए, साहब नहीं साहब मुझे टॉप मोस्ट चाहिए। मान सिंह पहले कह चुके थे कि साहब जयपुर जैसी रियासत है तो मेरे को टॉप मोस्ट ऑफिशियल चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर सबको सेटिस्फाई करते हुए, तो जिनको पता था कि हमारी औकात क्या है वो चुप रहे, और जिनको लगता था कि नहीं साहब हम अगर हमारी डिमांड हम करेंगे तो मानी भी जा सकती है, तो उन्होंने जो है अपना आवाज को उठाया। चलिए आगे चलें जरा। तो यहां पर महाराज प्रमुख बना दिया गया भूपाल सिंह को, और ये आजीवन, थ्रू आउट हिज लाइफ, हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदे हैं इस पद पर बैठे रहिए, बाकी पूछने वाला कोई आपको है नहीं। और राज प्रमुख की बात करें तो जयपुर के शासक थे, जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड। मानसिंह फर्स्ट वो थे जिनको हम मेडिवल में पढ़ेंगे, और कंटेम्परेरी थे वो अकबर के। ये मानसिंह सेकंड, जिनकी गायत्री देवी धर्मपत्नी थी। अब
वरिष्ठ उपराज प्रमुख। सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख। अब देखिए यहां फिर मारामारी हुई। मारामारी क्या हुई? विजुअल्स नॉट क्लियर। भाई सभी की प्रॉब्लम है क्या? अगर सभी की प्रॉब्लम है तो कुछ करें, और मेरे ख्याल में सभी की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप ही का कुछ प्रॉब्लम होगी, देखिए नेट वगैरह चेक कीजिए। चलिए भाई, अब देखिए यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि माउंटबेटन प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग जो रियासत के रूलर्स थे वो चाहते तो पाकिस्तान में मिल सकते थे, चाहते तो भारत में मिल सकते थे, चाहते तो वो स्वतंत्र भी रह सकते थे। वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जोधपुर और बीकानेर वो बॉर्डर पर थे, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से टच कर रहे थे। तो जिन्ना ने उनको, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको लालच दिया कि देखो मैं, अगर आप पाकिस्तान में मिलते हैं तो मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, इस तरह से। अब जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह, वो लालच में आ गए। उन्होंने कहा साहब मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे, उनको भी अपनी तरफ मिला लिया कि देख यार जिन्ना हमें देख क्या क्या दे रहा है, चल ऐसा करते हैं पाकिस्तान में मिलते हैं, हमें तो बहुत सारे जो है चीजें मिल रही हैं, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं हमें। तो बीकानेर के शासक भी तैयार हो गए कि ठीक है साहब हम दोनों पाकिस्तान में मिलते हैं, हमें हिंदुस्तान में नहीं मिलना। अब देखिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर ये दोनों पाकिस्तान में मिल जाते तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की टांग कितनी खिंची चली आती राजस्थान में। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने कहा ना साम दाम दंड भेद जैसे भी उनको लगा, उन्होंने ये इंटीग्रेशन करवाया। और किसी के बस की बात भी नहीं थी। अगर कोई और होता तो शायद ये इंटीग्रेशन इतना सफलतापूर्वक नहीं होता। तो अब वो पहुंचते हैं हनुमंत सिंह के पास और उनसे कहते हैं कि देख या तो कर दे तू साइन, वरना पीछे से आ रही है भारतीय सेना, फिर तुझे और तेरे पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे। अब हनुमंत सिंह आ गए दबाव में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं साइन तो कर दूंगा पर मुझे पद चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले पहले ही बोल देता इस बात को, हमारे पास तो टोकरा भर के पड़े हुए हैं पद, बोल कौन सा पद चाहिए, 2 पद तो गए। अब तेरे को ऐसा करते हैं, जो ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख है यहां पर बिठा देते हैं। वरिष्ठ उपराज प्रमुख पे पहले से ही बैठे हुए थे भीम सिंह जी, तो भीम सिंह के साथ में बैठा दिया गया हनुमंत सिंह को। तो अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डेप्यूटी राज प्रमुख भी हो गए 2। ठीक है, इंग्लिश में महाराज प्रमुख को सौरभ जी महाराज प्रमुख ही बोलेंगे। ठीक है ना, इसको आप ग्रेट राज प्रमुख नहीं बोल सकते, ये पद ऐसा ही रहेगा। ठीक, चलिएगा भाई। अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख पे बैठे हुए हैं भीम सिंह और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को बैठा दिया गया। जोधपुर के हनुमंत सिंह को बैठा दिया गया। इस तरीके से ये अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो हैं वो हो जाते हैं आपके 2। अब जूनियर कनिष्ठ डेप्यूटी राज प्रमुख वही दोनों रहेंगे भाई, बहादुर सिंह प्लस लक्ष्मण सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डेप्यूटी राज प्रमुख बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो इस तरीके से यहां पर आपके ये पद दे दिए गए शासकों को। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया है आपके हीरालाल शास्त्री को, पंडित हीरालाल शास्त्री।
अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लगभग लगभग कंप्लीट राजस्थान को इंटीग्रेट कर लिया गया। ठीक है, अब आप देखिए, शायद आप जानते होंगे कि ये जो डेट है 30 मार्च, ये क्या है? 30 मार्च, कोई बता सकता है? ठीक है, राजस्थान दिवस। अब देखिए, सारा राजस्थान तो अभी इंटीग्रेटेड नहीं हुआ ना, तो फिर 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं? अब देखिए, यहां पर लगभग लगभग कंप्लीट राजस्थान का इंटीग्रेशन हो चुका है, बस एक आपकी सिरोही बची है, और दूसरा जो मत्स्य यूनियन है, भले ही चाहे वो अलग है, लेकिन इंटीग्रेटेड होकर अलग तो पड़ा हुआ है, इसमें मिला हुआ नहीं है अभी वृहत राजस्थान में। तो क्योंकि लगभग लगभग एक सिरोही बचा हुआ है, बस कंप्लीट एकीकरण हो चुका है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आपके पंडित हीरालाल शास्त्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कब? जब ये इनॉग्रेटेड हुआ 30 मार्च को। अप्रैल 1949 में इन्होंने, अब देखिए पूरा राजस्थान एकीकृत हो चुका है, और इन्होंने अपने कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज किया है, एक तरह से उसका गठन किया है, और अलग अलग जो रियासतें थी वहां से जो जन नेता थे उनसे लेकर के इन्होंने अपना एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया है। और उस मंत्रिमंडल के जो पहले क्या कहना चाहिए, मुख्यमंत्री बने, यहां पर उसके अलग अलग मंत्री हैं। देखिए इन्होंने, हालांकि देखिए जो मंत्री परिषद है वो पहले से बन रही है, लेकिन यहां पर लगभग लगभग कंप्लीट राजस्थान के अलग अलग जगह से लोगों को मंत्री बनाया गया। और ये जो आपके हीरालाल शास्त्री हैं, उनके मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, सीएम बनते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए पंडित हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन ये मनोनीत हैं, चुने हुए नहीं, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड हुए आगे चल के, जब इलेक्शंस हुए राजस्थान में, भारत में, तो टीकाराम पालीवाल जो थे वो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे जिनको जनता ने चुना था, लेकिन ये मनोनीत थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सीएम कौन थे, जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन आएगा, तो उसमें आपका ये आएगा पंडित हीरालाल शास्त्री। और अगर ये पूछता है कि प्रथम इलेक्टेड कौन थे, तो वो होगा टीकाराम पालीवाल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री, अब कई बार कंफ्यूजन आता है कि प्रधानमंत्री थे ये या फिर हीरालाल शास्त्री थे, तो दोनों थे भाई। जब इस संघ का इनॉग्रेशन हुआ तब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और अप्रैल 1949 में जब इन्होंने अपना मंत्रिमंडल गठित किया तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। आई थिंक ये चीज आपकी समझ में, मनोनीत को कहते हैं भाई, वर्ड है तो सही, मनोनीत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए अभी दिमाग में आएगा तो बताऊंगा भाई, स्लिप हो गया दिमाग से। मनोनीत, चयनित को तो कहते हैं इलेक्टेड। अरे एक बहुत ही कॉमन सा है वर्ड, चलिए अभी बताता हूं, आ जाएगा दिमाग में, कोई बहुत कॉमन वर्ड है वैसे वो। चलिए, तो इस तरीके से यहां पर अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि 30 मार्च को हम क्यों मनाते हैं राजस्थान दिवस। नॉमिनेटेड, यस यस, इतना सिंपल सा, नॉमिनेटेड कहते हैं, मनोनीत कहते हैं नॉमिनेटेड। कई बार बड़े सिंपल सिंपल वर्ड्स भी दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये हुआ। अब बात आती है आगे के इंटीग्रेशन की। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आपका ग्रेटर राजस्थान बन गया, लेकिन इसमें अभी तक मत्स्य यूनियन इंटीग्रेटेड नहीं है। मत्स्य यूनियन अलग से अपना पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर वृहत राजस्थान में वो नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि भाई अब इस मत्स्य संघ को भी किस में मिला दिया जाए,
वृहत राजस्थान में मिला दिया जाए, तो फिर मत्स्य संघ को मिलाया गया वृहत राजस्थान। ठीक है, तो अगला जो हमारा है फिफ्थ इंटीग्रेशन। संयुक्त वृहत राजस्थान या वृहत्तर राजस्थान। चलिए भाई, तो इसमें क्या किया गया, संयुक्त वृहत राजस्थान या वृहत्तर राजस्थान, इसको हम जॉइंट ग्रेटर राजस्थान भी कह सकते हैं, या इसको वृहत्तर राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहां पर ये दोनों का विलय कर लिया गया और ये हुआ 15 मई 1949। 15 मई 1949 को क्या किया गया, वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ यानी कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। ठीक है भाई, क्लियर है। मत्स्य संघ कौन, क्यों भाई, मत्स्य संघ तो सबसे पहला था ना ज्योति जी, मत्स्य संघ पहला था, सबसे पहला जो यूनियन बना था, जो अभी तक अलग से कहीं किसी को में मिलाया नहीं गया था, अलग से ही अपना पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब इसमें यहां पर मत्स्य संघ में जो भी पदाधिकारी थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि भाई वो कह सकते कि साहब हमें जो है कोई पद दीजिए, इसलिए जो पद थे वो चले आए। अब देखिए, कंप्लीट 18 रियासतें और तीनों ठिकाने विलय कर लिए गए। अब बचता है केवल एक प्रिंसली स्टेट, और वो था सिरोही। सिरोही को सरदार पटेल ने जानबूझ करके छोड़ा हुआ था। क्यों? इसलिए कि वो चाहते थे सिरोही को मुंबई प्रांत में मिलाना। मतलब देखिए, पहले बंबई, मुंबई नहीं, बंबई प्रांत जो, बंबई प्रोविंस जो था वो पूरा यहां तक चलाया था। उस समय गुजरात नाम का कोई स्टेट नहीं था। ठीक है, जो हम कहते हैं राजस्थान, वहां तक वो खिंचा चलाया था। इधर प्रोविंस था आपका बंबई, और उससे जुड़ा हुआ था राजस्थान। तो इनका इरादा ये था कि राजस्थान से नीचे एक, क्योंकि ये वहां के निवासी थे, महागुजरात नाम का नया स्टेट क्रिएट किया जाए, एक नया स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए, और सिरोही को उसमें मिलाया जाए। इसलिए इन्होंने सिरोही को बचाया हुआ था। तो अब हुआ ये कि जब सिरोही को डिसाइड किया गया कि महागुजरात में मिलाया जाएगा, तो इसका विरोध हुआ वहां के लोकल जो इनहेबिटेंट्स थे उनके द्वारा, कि नहीं साहब, सिरोही को नहीं मिलाया जाए इसमें, महागुजरात में, हम तो राजस्थान में ही रहना चाहेंगे, हमें तो इसमें मिला दीजिए। ठीक है, अब ये विरोध चल रहा है। तो फिर क्या किया गया, आबू और देलवाड़ा, ये दो सिरोही के पार्ट थे, आबू एंड देलवाड़ा, जो आजकल राजस्थान में ही है। तो आबू और देलवाड़ा को तो दे दिया गया बंबई प्रांत को, और बाकी सिरोही को मिला दिया गया किसमें, वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान में।
लेकिन आबू और दिलवाड़ा को बंबई प्रांत को दे दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से सिरोही का विलय हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है राजस्थान में, यानी कि संयुक्त वृहत राजस्थान में। तो वृहत्तर राजस्थान प्लस सिरोही एक्सेप्ट आबू एंड दिलवाड़ा इज इक्वल टू राजस्थान, नाम दिया गया अच्छा, एक चीज रह गई भाई, यहां पर देखिए ये जो मत्स्य संघ था इसका विलय किया गया वृहत राजस्थान में, तो इसके लिए भी एक कमेटी बनी उसकी सिफारिशों के आधार पर, क्योंकि कारण क्या था कि जब मत्स्य संघ को मिलाया जाने लगा वृहत राजस्थान में, तो अलवर और भरतपुर के जो शासक थे वो बोले कि भाई हमारी जनता चाहती है कि हम मिल जाएं यूपी में, क्योंकि हमारी कल्चर मिलती जुलती है उनसे, इसलिए हम राजस्थान में विलय नहीं होना चाहते। करौली और धौलपुर के अंदर कुछ कहा नहीं, लेकिन अलवर और भरतपुर ये दोनों चाह रहे थे। तो फिर ये हुआ कि भाई हम जनता से ही पूछ लेंगे, पटेल ने कहा हम तुमसे क्यों पूछें। ठीक है, तो फिर शंकर राव देव कमेटी गठित की गई कि आप पता लगाइए कि वास्तविकता क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या वो यूपी में मिलना चाहती है या फिर राजस्थान में मिलना चाहती है। तो फिर शंकर राव देव कमेटी इसने सिफारिशें की कि सब जनता तो राजस्थान में ही मिलना चाहती है, ये झूठ बोल रहे हैं कि हम यूपी में मिलना चाहते हैं। तो फिर इसकी सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं यह विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। यह विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। This integration was recommended by Shankar Rao Dev Committee. This integration was recommended by Shankar Rao Dev Committee. ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट वन इज sixth step, and that is राजस्थान। अब ये बात है आपकी, उसकी डेट लिखवाई कि नहीं लिखवाई हुई? हाँ, ये 15 मई है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? सिरोही को विलय किया गया आपके संयुक्त वृहत राजस्थान में। ठीक है, किसको छोड़कर? आबू और देलवाड़ा को। आबू और देलवाड़ा बंबई प्रांत को दे दिए गए। ठीक है, तो लिखिएगा डेट लिख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था ये इंटीग्रेशन। इसमें यूं लिख लीजिएगा कि आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को बंबई प्रांत को देकर, यूं लिख लीजिए, आबू व देलवाड़ा को बंबई प्रांत को देकर शेष सिरोही का विलय, शेष सिरोही का विलय, शेष सिरोही का विलय वृहत्तर राजस्थान में किया गया। वृहत्तर राजस्थान में किया गया। Sirohi was integrated with United Greater Rajasthan
with United Greater Rajasthan except Abu and Delwada. Abu and Delwada. Except Abu and Delwada, which were given to Bombay province. Bombay province. Sirohi was integrated in joint Greater Rajasthan except Abu and Delwada, which were given to Bombay province. भाई मैंने आपको बताया ना कि उस समय गुजरात नाम का कोई स्टेट नहीं था और पटेल बनाना चाह रहे थे यहां पर एक नया स्टेट महागुजरात। तो जो बंबई प्रोविंस था, आप मुंबई आज जिसको आप मुंबई कहते हैं, एक छोटा सा आपका सिटी है, छोटा सा मतलब काफी बड़ा सिटी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भी तो बाद में बना है, उस समय ये सारे स्टेट नहीं हुआ करते थे, ये सब बाद में बने हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बंबई प्रांत जो था, बंबई जो प्रोविंस था, वो यहां तक पूरा इसको बंबई प्रांत कहते थे। आप ये मत सोचिए आज जिसको मुंबई सिटी कह रहे हैं ये इतना बड़ा सिटी था, सिटी नहीं था, ये प्रोविंस था बंबई नाम से। तो जो यहां तक राजस्थान की सीमा को टच कर रहा था, तो वो चाह रहे थे कि बंबई प्रांत से ऊपरी जो नॉर्थ पार्ट है उसका वो और सिरोही को मिला करके एक महागुजरात नाम का नया स्टेट बना दो, ठीक है। आप मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। गांव तो नहीं थे, लेकिन हां एक प्रोविंस था, एक प्रांत था यहां पर बड़ा सारा, ठीक है। चलिएगा, अब ये हो गया। अब देखिए विरोध चल रहा है। विरोध क्या चल रहा है कि सब हमारे जो आबू और देलवाड़ा है वो क्यों दे दिए आपने, इनको वापस राजस्थान में मिलाइए। इधर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध चल रहा है, और पूरे भारत में अलग अलग जगह लोग बाग अपना अपना स्टेट बनाने के लिए भी मांग कर रहे हैं कि सब हमारा इतना बड़ा एरिया है, सब लोग एक ही कल्चर के हैं, तो हमारा ये एक नया वो बना दीजिए, स्टेट बना दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग जगह पूरे भारत में अलग अलग स्टेट बनवाने की भी डिमांड चल रही थी। तो जब पूरे देश में इस तरह के मामले चल रहे थे तो एक आयोग गठित किया गया जिसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी जितने भी स्टेट थे उस समय प्रेजेंटली, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए कि भाई देखिए ये जो जनता डिमांड कर रही है तो क्या वाकई में यहां पर एक स्टेट बन सकता है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, इनको स्टडी करने के लिए नियुक्त किया गया। तो इस कमीशन ने पूरे भारत के लिए रिकमेंडेशंस दी थी, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं। तो इसने पूरे भारत की रिकमेंडेशन की थी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि भाई ये जो आबू और देलवाड़ा के लिए यहां पर विरोध चल रहा है, दे दो वापस, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अरे भाई है तो भारत में ही ना, कहीं पाकिस्तान में थोड़ी जा रहे हैं। इस स्टेट में ना सही उस स्टेट में कम से कम ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां पर जो विरोध हो रहा है, ये तो रुक जाएगा। तो फिर क्या किया गया, फजल अली आयोग की संस्तुति के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया, आबू और देलवाड़ा वापस दे दिया गया राजस्थान को। इसके अलावा यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरवाड़ा, जो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको केंद्र ही चला रहा है, ठीक है। पहले अंग्रेज चला रहे थे, अब भारत सरकार चला रही है, ठीक। तो अब कहा गया कि भाई राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है, तो इसको भी क्या कीजिए आप, राजस्थान में विलय कर दीजिए। तो फिर राजस्थान में विलय कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एमपी जो स्टेट था उसका था आपका सुनेल टप्पा नाम का जगह थी, उसका विलय किया गया, उसको मतलब मिला दिया गया राजस्थान में। और राजस्थान की एक जगह थी सिरोंज, उसको दे दिया गया एमपी को।
तो ये जितने भी छुटपुट जो इंटीग्रेशन हुए, ये हमारा आता है 7th स्टेप और 7वां चरण। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपका क्लियर हो गया सुंदर जी, ठीक है। ठीक है। चलिए भाई, अब आता है आपका 7th स्टेप, इसको भी राजस्थान ही कहा गया। लिखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अच्छा, इसकी डेट लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956। ये अगला जो हुआ, छुटपुट जो विलय हुए हैं, लिखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ब्रैकेट में लिखिएगा फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा राजस्थान को दिए गए तथा एमपी का सुनील टप्पा राजस्थान को तथा राजस्थान का सिरोंज एमपी को दिया गया। एमपी का सुनील टप्पा राजस्थान को तथा राजस्थान का सिरोंज एमपी को दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में विलय किया गया। On the recommendations of State Reorganization Commission, और फजल अली कमीशन on the recommendations of State Reorganization Commission और फजल अली कमीशन, आबू एंड देलवाड़ा were given to Rajasthan, Sunil Tappa of MP, was given to Rajasthan, and Sironj of Rajasthan was given to MP. हाँ, बिल्कुल वही है भाई।
झालावाड़ में सुनील टप्पा प्रेजेंटली है, और सिरोंज जो है वो इधर झालावाड़ से लेकर के उसको दिया गया था, एमपी को दिया गया था। रिपीट कर दूं, चलिए लिखेगा, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और फजल अली कमीशन, आबू एंड दिलवाड़ा वर गिवन टू राजस्थान and Sunil Tappa of MP was given to Rajasthan, and Sironj of Rajasthan was given to MP. केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का भी राजस्थान में विलय किया गया। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में विलय किया गया। अजमेर मेरवाड़ा was also amalgamated या फिर इंटीग्रेटेड लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड इन राजस्थान। ठीक है भाई, तो ये था आपका 7th स्टेप या 7वां चरण। क्लियर होगा? तो इस तरीके से ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब एक चीज मैं हर क्लास में कहता हूं, आपकी क्लास में भी कह रहा हूं, कि आप जहां भी आपका ये खत्म हुआ है तो वहां पर आप क्या करेंगे, लास्ट में जितने भी इंटीग्रेशंस हैं सबको एक साथ लिख लेंगे। मींस ठीक है, यहां पर अलग अलग संघों के नाम आएंगे। ठीक है जी, इसके बाद यहां पर डेट्स आएंगी। इधर संघ के नाम आ जाएंगे और इधर ई आ जाएंगे। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, डेट्स याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए 3 2 1 1 3 इंटीग्रेशन हुए 1948 में, 2 हुए 1949 में, 1 हुआ 50 में, 1 हुआ 56 में। ठीक है, इसके बाद 18 25 18, दोनों तरफ 18 है, बीच में 25, बन गया सैंडविच। 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल, अगला ही महीना। ठीक, इसके बाद जब आपने जयपुर को मिलाया है और राजधानी भी बनी है तो वो हमारा राजस्थान दिवस होता है, और राजस्थान दिवस आपको पता होगा मार्च में आता है, 30 मार्च को आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि 30 मार्च आ गया। इसके बाद 30 का आधा कीजिए 15, मई से मार्च और मई से मई, अगला जो महीना आएगा मई से वो मई ही होगा, मार्च अप्रैल मई, तो मार्च, मई से मार्च, मई से मई, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 आप जानते ही हैं हमारा संविधान लागू हुआ था, और लास्ट में 1 नवंबर 1956। तो यहां पर क्या किया गया था, राज प्रमुख का जो पद था वो कर दिया गया था खत्म,
और राज्यपाल का पद आ गया था इस जगह 1 नवंबर 1956 को। तो वही चले आ रहे हैं पद लगभग, ठीक है। तो यहां पर गुरमुख निहाल सिंह पहले आपके गवर्नर बनते हैं, ठीक। यहां पर राज प्रमुख का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था, यहां तक चला था राज प्रमुख का पद, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिएगा, ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट, और इसी के साथ संपन्न होता है हमारा मॉडर्न राजस्थान। अब देखिए, कल जिन्होंने भी डिमांड की थी उन सबको मैंने प्रजामंडल के नोट्स भेज दिए थे, ठीक। वैसे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मिल जाएंगे, बट अब ये आ गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक ग्रुप बनाया था एक स्टूडेंट ने, तो उसने कहा सर इसको ज्वाइन कर लीजिए और आप उसमें भेज दीजिए, सबको मिल जाएगा। अब उसमें एक समस्या आ गई, इंडिविजुअली भी भेजा गया था, जिसमें से कुछ जो स्टूडेंट थे वो उस ग्रुप में थे और बाकी नहीं थे। अब जिनकी डीपी मैच कर रही थी, अब देखिए मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी रात में। अच्छा, लेट इस वजह से कि कल मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था भाई। रात में मुझे समय मिला था 12 बजे के बाद, तब मैंने आपको वो पीडीएफ वगैरह सेंड की थी। तो कई लोग थोड़े बेसब्र भी थे, सुबह डाल दिया कि सर वो पीडीएफ भेज दीजिए, और फिर उसके बाद जब नहीं कोई वो रिस्पॉन्स मिला तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या हुआ, फिर कोई जो है ना कि सर वो उसका क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है, कोई तो थोड़ा सा भाई देखिए, जब मैंने कहा है तो मैं कभी इनकार नहीं करता हूं किसी चीज की। जो चीज मैंने कहा है कि भाई ये आपको चीज मिल जाएगी तो वो मैं देता हूं। हो सकता है कोई मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कल मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए। नेक्स्ट डे आज मैं आ ही रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा उस समय भी आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। खैर जो भी है, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई, जिनकी डीपी मैच कर रही थी उसमें ग्रुप में, तो वो तो मुझे पता चल गया कि हाँ इनको इंडिविजुअली भेज दी और इस ग्रुप में भेज दी, ठीक है। तो इनके पास में पहुंच चुकी है। तो वो प्रजामंडल तो मैंने सबको भेजा था, लेकिन अब उनको डबल डबल भेज जा सकती थी, जो आपकी कल्चर के जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। तो जिनकी डीपी मैच नहीं कर रही, मतलब डीपी में कुछ भी नहीं था, डीपी में कोई फोटोग्राफ नहीं था, तो वो मैं नहीं देख पाया उसको। तो इसलिए आप, किसी ने मुझसे कहा कि स्टूडेंट ने कि आप, जिन्होंने वो ग्रुप क्रिएट किया था, कि आप मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं उनका कोई ग्रुप होगा या फिर किसी एक स्टूडेंट को भेज दीजिएगा। भाई अगर ऐसा है तो अगर वो कोई आपका ग्रुप है तो मुझे एक बार भेज दीजिएगा, मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा, तो फिर मैं ग्रुप में भेज दिया करूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप नहीं बनाता हूं भाई, मैं अपना कोई ग्रुप नहीं बनाता हूं। एक बार बनाया था, थोड़ा झंझट हो गया था, इसलिए मैंने कहा झंझट ही खत्म करो, इंडिविजुअली वैसे मैं भेज देता हूं, ठीक है। तो ये दोहरापन ना हो जाए, तो जिनकी डीपी पर कोई फोटोग्राफ नहीं था उनको शायद कल्चर के नोट्स नहीं मिल पाए, कल्चर के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए होंगे। बाकी प्रजामंडल के नोट्स तो मैंने सबको भेजे थे। तो अब इसका कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास में हो सकता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल वाले ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लो भाई। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, ग्रुप का कई लोगों को पता नहीं है। अब देखिए, ये वो भी बात हो सकती है कि उनका अपना ग्रुप होगा, काफी लोग बाग हैं, मेरे ख्याल में 30-35 लोग बाग हैं शायद उस ग्रुप में। तो हाँ ठीक है। इंजीनियर्स एकेडमी का कोई ग्रुप नहीं है भाई। हिस्ट्री के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही मिल पाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मिडिवल राजस्थान पर, मध्यकालीन राजस्थान पर, ठीक है। भाई देखिए, मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा, है ना। मैंने एक बार पहले ग्रुप बनाया था, उसमें थोड़ी सी क्या, काफी ज्यादा झंझट हो गए थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई ग्रुप नहीं, मैंने वो ग्रुप ही जो है खत्म कर दिया था। चलिएगा, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मध्यकालीन राजस्थान पर। मिडिवल राजस्थान,
अब यहां पर मिडिवल राजस्थान में हम अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे, जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, रूलर्स कौन कौन से थे, उन शासकों के शासन काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, उनको हम देखेंगे मध्यकालीन राजस्थान में। मध्यकालीन राजस्थान अलग अलग जगह से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। जहां भी कोई प्रिंसली स्टेट एस्टेब्लिश हुआ है, उसकी फाउंडेशन पड़ी है, वहां से अलग अलग जगह, लेकिन एंड लगभग लगभग सबका एक ही जगह होगा, और वो होगा 1818 की संधियों से, जहां पर हमने हमारा मॉडर्न राजस्थान स्टार्ट किया था। ठीक है, आई थिंक मॉडर्न राजस्थान में आपको समझ में सब चीज आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए भाई, ओके, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप जैसे सौरभ जी का एक सुझाव है कि शॉर्ट में नोट्स बनवाएं, तो वो बेटर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उस एग्जाम के लिए शॉर्ट में नोट्स बनाना आसान रहता है, लिखने में भी और रिवाइज करने में भी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही बनवाएं। चलिए भाई, ये आता है आपका मध्यकालीन राजस्थान, और हमारा जो सबसे पुरानी जो रियासत है, द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट, इट इज मेवाड़। मेवाड़ स्टेट या मेवाड़ राज्य। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं हमारे मेवाड़ राज्य की। देखिए, बात है 566 एडी। इसके जो, अच्छा, एक बार इसकी जगह एक बार हम देख लें जरा कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां पर कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, कौन कौन से राजवंश थे, उनके हम बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो राजवंश हैं, दो डायनेस्टीज हैं मेवाड़ में। फर्स्ट वन इज गुहिल एंड सेकेंड वन इज सिसोदिया। ठीक है, गुहिल राजवंश ने यहां पर शासन किया 566 से लेकर के और 1301 तक। ठीक है, और सिसोदिया राजवंश ने 1326 से लेकर लास्ट तक, जब तक कि आपका यहां पर राजा रहे, लास्ट तक सिसोदिया राजवंश चला। अब ये क्या हुआ, 1301 में गुहिल राजवंश समाप्त हो गया, 1326 में सिसोदिया राजवंश शुरू होता है। तो इस दौरान बीच में कौन सा, किसका शासन था, क्या कोई शासक था या नहीं था? ठीक है, तो अब देखिए, यहां पर एक जेन्युइन गैप है, यहां पर रियल गैप है कि यहां पर ना तो गुहिल वंश का शासन था, ना ही सिसोदिया वंश का शासन था। तो फिर किसका शासन था, ये हम जब गुहिल डायनेस्टी खत्म हो जाएगी 1301 में, तब हम बात करेंगे। ठीक है, राजवंश या डायनेस्टी। तो ये मैं आपको, एक जेन्युइन गैप है यहां पर, दोनों में से किसी का यहां पर रूल नहीं है, तो वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए गुहिल वंश है या सिसोदिया राजवंश है, कि भाई फाउंडर ये रहा, इसके बाद में ये शासन हुआ, इसके बाद में इसने शासन किया, इसके बाद इसने शासन किया। लेकिन वहां आपको पता चलेगा कि बीच में हो सकता है 2 साल का, हो सकता है 10 साल का, हो सकता है 50 साल का, हो सकता है 100 साल का भी गैप नजर आएगा। तो वो जो गैप है, अगर मैं कहूं, जैसे इसकी बात करूं 1301 से 1326, ये मैंने बता दिया कि यहां पर ना तो गुहिल था ना सिसोदिया था, तो क्या था ये हम पढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे कि था क्या। लेकिन जहां पर मैं आपको पता चला कि सब बात कर रहे हैं हम कुंभा की,
कुंभा के बाद में आता है आपका मोकल, ठीक है। तो मोकल को हमने नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा कि साहब मोकल शासक था और आगे बढ़ गए। तो वहां पर अगर इस तरह का गैप आपको दिखाई देता है, जहां मैं आपको नहीं समझाऊं कि ये गैप क्यों था, तो समझिएगा कि वहां पर कोई ना कोई रूलर था, लेकिन उसने ऐसा कोई काम हमारी जान को नहीं किया जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए हमने वो गैप क्रिएट कर दिया। यानी वहां पर रूलर तो हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई काम नहीं था कि जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? तो जैसे अभी महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे बनते हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह के काल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीधा राज सिंह पर आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले कर्ण सिंह हुए, कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह फर्स्ट हुए, दो हुए, लेकिन इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कर्ण सिंह और जगत सिंह फर्स्ट के शासन काल में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो हमसे पूछी जाए। तो जब मैं आपको अमर सिंह पढ़ा के सीधा जगत सिंह पे आऊंगा, तो आप बीच में गैप दिखाई देगा, तो प्लीज वहां ये मत पूछेगा कि सर इस गैप में कौन था। कोई नहीं था, मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं थी, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, जहां भी गैप होगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये गैप क्यों। मेरे ख्याल में बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ाने लगता हूं, अरे सर ये यहां से डायरेक्ट कूद के यहां गया, बीच में कौन था, बीच में कोई था नहीं क्या, ऐसा आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरे ख्याल में आपके बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पर अब ये डायग्राम फटाफट से बना लीजिए जल्दी, कि दो डायनेस्टीज हैं, गुहिल एंड सिसोदिया, और इनका टाइम पीरियड जो है वो आप नोट कर लें। फिर इसके बाद पहले हम गुहिल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आपका सिसोदिया डायनेस्टी। हो गया भाई? चलिए, वॉइस नहीं है क्या भाई? सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? सही है। चेतन जी जरा चेक कीजिए आपका नेट। अब हम बात करेंगे गुहिल डायनेस्टी की। तो देखिए मैंने आपको बताया 566 में इसकी शुरुआत होती है, तो इसलिए इसका जो फाउंडर है वो 566 में ही आएगा। तो 566 ईस्वी या एडी में क्या हुआ? गुहादित्य नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने गुहिल राजवंश की स्थापना की। इसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है गुहादित्य के बारे में, और गुहादित्य के कारण ही यह डायनेस्टी कहलाई गुहिल। ठीक है, तो लिखेगा 566 ईस्वी में गुहादित्य ने इस राजवंश की स्थापना की। इन 566 AD गुहादित्य फाउंडेड दिस डायनेस्टी। गुहादित्य फाउंडेड दिस डायनेस्टी। भाई नंबर मेरा यही है जो दिया हुआ है, देखिए मनीष जी ने दिया हुआ 9983128575, यही नंबर है, उन्होंने पहले भी दिया था आई थिंक। चलिए, और हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए यहां के जो शासक थे, यहां के जो रूलर थे, उनको कहा जाता था हिंदुआ सूरज। इंग्लिश में भी यही टर्म मिलती है भाई। ये जो गुहिल डायनेस्टी के शासक हैं इनको हिंदुआ सूरज कहते थे, जिन्होंने अपने शान के खिलाफ किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सूरज की तरह हमेशा उगते रहे, ऊपर की तरफ चलते रहे, इन्होंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज कहते हैं। हिंदुआ क्यों? क्योंकि हिंदुओं का सूरज, यानी कि सूरज जिस तरह से ऊपर चढ़ता जाता है, ऐसे ही इन्होंने हिंदुओं का मान मर्दन ऊपर रखा, रेज किया, कभी भी डाउन नहीं किया। तो यहां के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। यहां के शासक हिंदुआ सूरज कहलाए, मतलब ये टाइटल मिला हुआ हिंदुआ सूरज।
इनको एक उपाधि मिली हुई है। तो लिखिएगा इस वंश के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी आर कॉल्ड हिंदुआ सूरज। ठीक है भाई। ईस्वी का क्या मतलब होता है? ईस्वी तो कहते हैं भाई हिंदी में, और एडी कह देते हैं इंग्लिश में। यानी कि जो हमारा बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी है, एक तो होता है बीसी, ये मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जहां भी ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको 0 मान लिया गया था, और उसके बाद में 1 2 3 50 100 1000 2021, ये तो है ईसवी सन। एडी एनो डोमिनी है इसका, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, ईसवी सन मतलब होता है इसका। और इधर की तरफ हम चलते हैं तो 1 2 3 50 100 इंफिनिटी तक चलते चलिए, ये कहलाते हैं क्योंकि यहां पर ईसा का जन्म हुआ था। तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा पूर्व, ऐसे हम इस कैलेंडर को रखते हैं भाई। ठीक है। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी लेकिन इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। एडी जो हमने लिखा है एनो डोमिनी, ईसवी सन। ठीक, चलिएगा। तो अब ये हुआ आपका गुहादित्य। आगे हम चलते हैं तो हमें एक शासक दिखाई देता है जिसका नाम है बप्पा रावल। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में यहां पर जो ईसवी सन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ईसवी सन एक्चुअली इनके रूलिंग पीरियड है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म हुआ 34 में और 53 में मर गए, ईसवी और एडी। ठीक है, 734 में शासक बने और 753 में इनका शासन खत्म हो गया। ये रूलिंग पीरियड होता है, जो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो रूलिंग पीरियड होगा, ना कि इनका लाइफ का पीरियड। ठीक है। अब देखिए जो बाप्पा रावल हैं, ये इनका रियल नेम था कालभोज। वास्तविक नाम, रियल नेम वाज कालभोज। इनका वास्तविक नाम था कालभोज। ठीक है। और ये माने जाते हैं वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। फाउंडर तो था गुहादित्य, लेकिन ये थे रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक गुहिल राजवंश के। अभी वास्तविक संस्थापक कैसे थे, रियल फाउंडर कैसे थे? देखिए, गुहादित्य के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। उसने किस क्या उसकी राजधानी थी, कितना उसका एरिया था मेवाड़ का, हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, हमें नहीं मालूम। ठीक, लेकिन यहां पर जब हम आते हैं बाप्पा रावल पर, तो हम देखते हैं इसका एक फिक्स एरिया था, काफी बड़ा एरिया था, और इसकी कैपिटल भी इसने एस्टेब्लिश की थी। यानी कोई भी राज्य होगा तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई राजधानी होगी, तो इसकी राजधानी भी थी। ठीक है, तो राजधानी इन्होंने बनाया नागदा को। नागदा वो एमपी वाला नहीं, उदयपुर में पड़ता है भाई नागदा। तो उदयपुर में, नागदा में, इसीलिए इनको कहा गया रियल फाउंडर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? तो कालभोज इनका रियल नेम था, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुहिल डायनेस्टी। ठीक है, और नागदा को अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। ठीक, अब देखिए 734 में जब ये बनते हैं शासक, तो यहां पर चित्तौड़ पर एक मौर्य राजवंश था, लेकिन ये मौर्य राजवंश वो नहीं है जो कि अशोका वाला था। एक
स्थानीय था जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं, बस इतना ही पता है कि चित्तौड़ पर मौर्य वंश का शासन था और मान मौर्य जो था इसको इन्होंने पराजित किया, चित्तौड़ को मेवाड़ में मिलाया, इस तरीके से चित्तौड़ आया मेवाड़ में। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि चित्तौड़ काफी समय तक राजधानी रहा है, तो चित्तौड़ का एक महत्व है मेवाड़ में। तो चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित किया और इसको जो है अधिकृत किया, अपने साम्राज्य में मिलाया। कब? 734 में। यानी इन्होंने अपने साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चित्तौड़ को विजित करने के बाद, चित्तौड़ को जीतने के बाद शुरुआत की थी, मान मौर्य को पराजित किया था। और 734 ईस्वी की बात है जब ये शासक बने थे। मेवाड़ में मिलाया चित्तौड़ को। तो चित्तौड़ को सबसे पहले मेवाड़ में मिलाने वाला जो रूलर था दैट वाज बप्पा रावल और कालभोज। इतिहास में ये बप्पा रावल या बाप्पा रावल के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, ये कहानी मिलती है, मैंने इसको अवॉइड इसलिए कर दिया था, इसका कोई वैसे महत्व नहीं है। देखिए एक हारित ऋषि हुआ करते थे, हारित ऋषि। तो हारित ऋषि के बाप्पा रावल गाय चराया करते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, हारित ऋषि जो है अपने विमान में बैठकर, पहले उड़न खटोले हुआ करते थे भाई, उसमें बैठकर विमान, ऐसी कहानी मिलती है, तो उस विमान में बैठकर जो है स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। तो इन्होंने बुलावा भेजा कालभोज को कि साहब आप आ जाओ। तो अब जब कालभोज थोड़ा डिले किया उन्होंने, वो लेट से पहुंचे, तो उनका जो विमान था वो टेक ऑफ कर गया था, यानी ऊपर उठ चुका था। और जैसे ही कालभोज वहां पहुंचे तो हारित ऋषि जो कि स्वर्गलोक जा रहे थे, उनके वो एक पान चबा रहे थे, तो उन्होंने अपना मुंह का पान थूका किसकी तरफ? कालभोज की तरफ, जो इनके मुंह में ना गिर करके इनके पैरों में गिरा। अगर इन्होंने कहा कि भाई अगर ये मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता, लेकिन ये तेरे पैरों में गिरा है तो तेरा एक विस्तृत साम्राज्य होगा, ये आशीर्वाद देकर हारित ऋषि अपना टेक ऑफ कर गए स्वर्गलोक की तरफ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ऐसी एक कहानी मिलती है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने इस राज्य की स्थापना, मतलब इस राज्य का विस्तार किया था और ये शासक बने थे। वो ऋषि थे हारित ऋषि, चाहे तो लिख लीजिएगा हारित ऋषि, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। चलिएगा भाई, इसमें आप शॉर्ट में लिखिएगा बाप्पा रावल, रियल नेम कालभोज, वास्तविक संस्थापक, राजधानी बनाई, कैपिटल बनाई नागदा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। 734 में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ को मेवाड़ में मिलाया। ही डिफीटेड मान मौर्य इन 1734। ही डिफीटेड मान मौर्य in 1734 and included it in Mewar and included it in Mewar। ठीक है भाई, हारित ऋषि के आशीर्वाद से स्थापना की इस राज्य की। He became the ruler of Mewar by the blessings of हारित ऋषि। ठीक है भाई, अगला शासक हम देखते हैं, अल्लट है। अच्छा नहीं, एक चीज और रह गई इसमें। ये जो कालभोज हैं, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी शिव जी को कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कहां बनवाया? कैलाशपुरी में। प्रेजेंटली उदयपुर में। ठीक है, कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। काफी फेमस टेम्पल है भाई ये। जब आप उधर से आते हैं राजसमंद से, तो जो हाईवे नंबर 8 है उसी पर रास्ते में पड़ता है
एकलिंग जी। वैसे ये कैलाशपुरी नाम का गांव था, वहां पर इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। वैसे जहां पर ये मंदिर है, वो जो टाउन बना हुआ, उसको एकलिंग जी, जगह का नाम एकलिंग जी कहते हैं। अब देखिए, ये जो एकलिंग जी हैं, इनको मेवाड़ के जो शासक थे वो अपना, लास्ट लाइन कौन सी थी भाई, मैं तो काफी कुछ पढ़ा चुका हूं। अब एकलिंग जी को अपना शासक मानते थे और उनके दीवान के रूप में, उनके मंत्री के रूप में काम करते थे। देखिए, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के जितने भी शासक थे वो गोविंद देव जी को मानते थे अपना रियल किंग, कि ये हैं हमारे वास्तव में राजा, और हम तो इनके दीवान के रूप में, इनके मिनिस्टर्स के रूप में, मंत्रियों के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना शासक मानते थे कि साहब हम नहीं है शासक, हम तो इनके दीवान हैं, हम तो इनके मंत्री हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेवाड़ के शासक किसे मेवाड़ के शासक किसे अपना शासक मानते थे, वास्तविक शासक मानते थे। ठीक है, तो ये थे आपके एकलिंग जी। तो इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया। तो लिखेगा, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में। He built एकलिंग जी टेम्पल एट कैलाशपुरी। यहां के शासक एकलिंग जी को अपना वास्तविक शासक मानकर उनके दीवान के रूप में कार्य करते थे। The rulers of this dynasty, the rulers of this dynasty believed, the rulers of this dynasty believed एकलिंग जी as their real ruler, believed एकलिंग जी as their real ruler, and worked as their divans, and worked as their divans. As their divans. ठीक है भाई, चलिएगा। अब नेक्स्ट है आपके शासक अल्लट, 951 to 954 एडी, सब एडी चलेगा भाई, ईस्वी है, केवल इतना ही लिख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा वो। तो ये जो है अल्लट बनते हैं अगले रूलर या शासक। 951 to 954। अब देखिए, यहां पर एक गैप है कि 753 में इनका बापा रावल का शासन हो गया समाप्त, तो फिर डायरेक्ट आ गया 951। तो भाई इसके बीच रूलर्स थे नो डाउट, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम उनको पढ़ें। ठीक है, चलिएगा। हाँ ऋतिक जी, ऐसा था कि जब कर्नल जेम्स टॉड यहां से जब जा रहे थे तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, बुक्स वगैरह थी, उन सबको वो लेकर गए थे साथ में, बहुत सारी। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे पत्थर वगैरह पे थे, तो उन्होंने लाद लिया अपने जहाज पे, और लास्ट में क्या हुआ, वो इतना भारी हो गए जहाज कि उनका जहाज जो है ऐसा लग रहा था कि डूबने, तो उन्होंने जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे वो समुद्र में फेंक दिए थे। चलिए भाई, अल्लट, अल्लट जो है ये अपना एक पैरेलल
एक कैपिटल बनाता है आहड़ को। इन्होंने अपना दूसरी राजधानी पैरेलल बनाई है आहड़। देखिए कैपिटल्स काफी बन रही हैं भाई यहां पर। अब जैसे हम बात करें ढूंढाड़ की, तो पहले दौसा आई, फिर उसके बाद में जमवा रामगढ़ आ गई, फिर उसके बाद में आमेर आ गई, फिर उसके बाद में जयपुर आ गई। तो ऐसे जो ट्रांसफर हो रही हैं राजधानियां, कहां कहां कब कब बनी, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, जैसे इसमें हो रही है। ठीक है, तो अब जो नागदा है वो तो राजधानी है, लेकिन पैरेलल उन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये बात हम कर रहे हैं अल्लट की। ठीक है, और पहली बार इन्होंने मेवाड़ में अल्लट ही थे जिन्होंने नौकरशाही, जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसकी स्थापना की थी। नौकरशाही का मतलब है कि जिस तरीके से आज ये जो हमारे नौकरशाह हैं, यानी शाही नौकर, आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनको कहते हैं हम शाही नौकर, नौकरशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की जो स्थापना की थी सबसे पहले मेवाड़ में की थी अल्लट ने। ठीक है, तो लिखिएगा आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, इन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। he parallelly made Ahad as his second capital, as his second capital. As his second capital. और इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। He was the first person to establish bureaucracy in Mewar. He was the first ruler who established or who founded bureaucracy in Mewar. बस और कोई स्पेशल बात नहीं है अल्लट में। चलिए भाई हम आगे चलें। अब आगे काफी शासक हुए लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं हुई। अब हम आते हैं रण सिंह। देखिए रण सिंह को हम नहीं पढ़ते वैसे तो, लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसके कारण हमें रण सिंह को पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि रण सिंह से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिसोदिया डायनेस्टी कैसे आई ये हमें यहां पता चलेगा। तो सिसोदिया डायनेस्टी को उसका इमर्ज कैसे हुआ उसको जानने के लिए हमें रण सिंह को पढ़ना जरूरी है। तो देखिए ये 1158 में शासक बने थे। ठीक है, अब जो रण सिंह है इनके दो बेटे हैं, दो बेटे हुए मतलब इनके, एक थे क्षेम सिंह, इसको जरा आप गौर से समझिएगा, और दूसरे थे राहब। और भी बेटे होंगे, बेटे तो बहुत होते थे, रानियां बहुत होती थी, बेटे भी बहुत होते थे, बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। तो खैर, लेकिन हम बात करें इन दोनों की, हमारे काम के दोनों हैं। अब देखिए ये रण सिंह जो हैं इनके दो बेटे हुए, क्षेम सिंह और राहब। रण सिंह की डेथ हुई तो क्षेम सिंह बन गए शासक, क्षेम सिंह मर गए तो उसके बाद में इनके बेटे बन गए शासक। इस तरीके से ये हमारा गोहिल डायनेस्टी इनके माध्यम से चल रहा है। तो पहले ये होता था कि जो आपका बड़ा बेटा है, ठीक है, वही आपका उत्तराधिकारी होगा। तो जो भी बड़ा बेटा होता था वो उनका सक्सेसर होता था, वो राजा बनता था। ठीक है, तो अब क्षेम सिंह राजा बन गए, उसके बाद इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे बन गए, इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे। इस तरह से ये क्या चल रहा है, हमारी जो गोहिल डायनेस्टी वो चल रही। अब हम आते हैं राहब पे। जब क्षेम सिंह शासक बने हुए थे तो राहब ने क्या किया, एक अलग से गांव को एस्टेब्लिश किया, एक गांव को स्थापित किया, उसका नाम रखा सिसोदा गांव, सिसोदा विलेज।
ठीक है, और अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार के साथ वहां जाकर रहने लग गए। लेकिन ये गुहिल डायनेस्टी के विरोधी नहीं थे और इन्होंने कोई अलग से पैरेलल जो है कोई डायनेस्टी की स्थापना नहीं की थी। आप यूं समझिए, कोई गांव है, इस गांव से एक परिवार उठा और अपने खेतों पर जाकर के उसने अपना घर बना लिया, ठीक है, वहां रहने लगा। कुछ और लोग बाग आके वहां पे, तो एक ढाणी टाइप बन गया। अब उस ढाणी का नाम किसके नाम पर पड़ गया? उस जो व्यक्ति था जो सबसे पहले वहां खेतों पे उसने अपना घर बनवाया था, तो वो ढाणी उसके नाम से हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही राहब ने क्या किया, अलग से एक सिसोदा ग्राम स्थापित किया और वहां पर रहने लगा अपने सगे संबंधियों और रिलेटिव्स और अपने परिवार के साथ में। लेकिन ये हमेशा सहयोगी बना रहा क्षेम सिंह का, इसका विरोधी नहीं था। मेरे ख्याल में बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये सिसोदा ग्राम जो स्थापित किया किसने? राहब ने। यहीं से पैदा होगा सिसोदिया डायनेस्टी का फाउंडर। यानी कि सिसोदिया राजवंश के जो शासक थे वो गुहिल राजवंश के शासकों से ब्लड रिलेशन में थे, सेम ब्लड रिलेशन है उनका, बस डायनेस्टी अलग हो जाएगी। क्योंकि वो सिसोदा ग्राम से था तो बोले हम हैं सिसोदिया, ऐसे उसने अपना सिसोदिया का, वो हमीर देव, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, आई रिपीट अगेन, थोड़ा सा समझ में ताकि आ जाए। रण सिंह के दो बेटे हुए, क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह तो इधर ये गुहिल राजवंश चल रहा है, ठीक है भाई, तो ये अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। ठीक है, तो ये जो रावल है, जो बापा रावल थे, वहां से रावल लगाने की परंपरा इनकी शुरू हो गई, तो ये रावल शाखा हुई, ये रावल ब्रांच थी इनकी, जो रूलिंग ब्रांच है। ठीक है, लास्ट जो होंगे हमारे रावल रतन सिंह, नाम के आगे रावल लगाते थे, ये रावल क्षेम सिंह, तो ये तो चल रही है आपकी रावल शाखा। अब दूसरा बेटा हुआ आपका राहब। ये राहब जो था, इसने क्या किया है, इसने एक अलग से गांव बनाया और उसमें अपने रिलेटिव्स और अपने फैमिली के साथ में जाकर रहने लगा। उस गांव का नाम था सिसोदा ग्राम। ठीक है, आगे चल, अब ये जो सिसोदा ग्राम वाले थे, ये अपने नाम के आगे लगाने लगे राणा, लेकिन रूलिंग ब्रांच नहीं है ये। तो ये थी राणा शाखा, ये राणा ब्रांच हो गई इनकी, लेकिन ये रूलिंग ब्रांच नहीं है। रूलिंग ब्रांच यही रही, ये हमेशा इनके सहयोगी रहे। ठीक है, तो जब सिसोदा ग्राम से बंदा निकलेगा और शासक बनेगा, तो वो अपने नाम के आगे रावल नहीं, वो लगाने लगा राणा और आगे लगाने लगे महाराणा। ठीक है, ये मतलब एक टाइटल्स हुआ करते थे भाई, अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करने के हिसाब से। ठीक, तो जैसे हम बात करें चौधरी, जैसे अपन इधर चले जाए भरतपुर साइड में, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति होगा, चौधरी साहब, आओ साहब चौधरी साहब, मतलब सम्मान देने के लिए। चौधरी एक पहले मध्यकाल में अगर हम देखते हैं तो चौधरी, खूत, मुकद्दम, अगर यूपी में जाए तो मुकद्दम, एक जो ना ऐसे आदर पूर्वक शब्द नाम लिया जाता है, मुकद्दम, आओ मुकद्दम साहब, आओ मुकद्दम साहब, ऐसे करके, जैसे कहते हैं आओ चौधरी साहब। तो चौधरी, खूत, मुकद्दम, ये स्थानीय जो है ना लीडर्स हुआ करते थे मध्यकाल में। जब मुगल काल था तो उस समय ये स्थानीय लीडर्स हुआ करते थे, चौधरी, उनको टाइटल मिला होता था, तो वही परंपरा चली आई है। तो इस तरीके से ये लोग रावल लगाते थे, ये लोग राणा लगाने लगे। ठीक है, इसीलिए इस ब्रांच से जो बंदा निकलेगा हमीर देव, वो शासक बनेगा, तो वो अपने नाम के आगे राणा लगाएगा और वो कहेगा कि हम हैं सिसोदिया, क्योंकि हम निकले हैं सिसोदा ग्राम से। जबकि ये आपके रावल शाखा और राणा शाखा, यानी सिसोदिया राजवंश और गुहिल राजवंश, दोनों सेम ब्लड रिलेशन में हैं। आई थिंक ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जाट इसलिए भाई क्योंकि वहां पर जाट बाहुल्य थे और जाट लोग ही उस समय जो है ना हुआ करते थे चौधरी। ठीक है ना, तो वो आज भी चौधरी लगाते हैं, भले ही चाहे वो उस वंश से हो जो वहां पर प्रमुख हुआ करते थे, लोकल हेड हुआ करते थे, भले चाहे उस राजवंश से हैं या नहीं, लेकिन जो भी जाट हैं वो सब चौधरी लगाते हैं। और किसी और को भी अगर सम्मान देना तो चौधरी साहब कह के बुलाते हैं। तो ये चौधरी जो है बेसिकली एक डेजिग्नेशन हुआ करता था मीडिएवल टाइम में। चलिए भाई, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब रण सिंह का ये डायग्राम बना लीजिए।
इनके 2 बेटे हुए, डिटेल में लिखने कोई मतलब नहीं है। क्षेम सिंह शासक बनते हैं, रावल शाखा, इनकी रावल ब्रांच है ये। और दूसरा बेटा हुआ राहप, जिसने सिसोदा ग्राम की ही एस्टेब्लिश्ड और ही फाउंडेड सिसोदा ग्राम, ठीक है। और सिसोदा ग्राम के जो लोग बाग थे वो अपने नाम के आगे राणा लगाने लगे, लेकिन ये रूलिंग ब्रांच नहीं है। आई थिंक आपकी बात अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। अब आगे जब हम सिसोदिया डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आए, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी। हालांकि इससे जो है क्वेश्चंस इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि अब क्या पूछेगा इसमें, क्षेम सिंह राव कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर सिसोदा ग्राम से कैसे ही सिसोदिया कहलाए ये जानना जरूरी था। हो गया भाई, चलिए अब आगे चलें जरा। आगे हम देखते हैं एक और रूलर जिसका नाम है जैत्र सिंह, और इनका जो शासनकाल है वो हम देखते हैं 1213 से 1250 है। 1213 से 1250 जैत्र सिंह आ गए साहब, ठीक है। अब देखिए इनके काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है, और वो घटना ये है कि इनके जो कंटेम्परेरी थे, इनके जो समकालीन सुल्तान था, दिल्ली का जो शासक था वो था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अटैक किया है मेवाड़ पर, ठीक। राजधानी देखिए नागदा चल रही है अभी, ठीक है। वो बात अलग है कि अल्लट ने उस समय पैरेलल एक दूसरी राजधानी आहट जो कि उदयपुर में पड़ती है वो बना ली थी, लेकिन यहां पर नागदा मेन राजधानी थी। तो अल्लट गया तो मेन राजधानी नागदा ही रही। तो इनके काल में भी क्या था, नागदा कैपिटल थी। तो उसने क्या किया है, और जो भी कोई इन्वेडर होता था, बाहरी आक्रमणकारी होता था, वो कैपिटल पर अटैक करता था क्योंकि राजा कैपिटल में रहता था। तो उसने क्या किया, नागदा पर अटैक किया। और नागदा के पास में एक गांव था भूताला, बैटल ऑफ भूताला, भूताला का युद्ध हुआ है। डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, कई जगह अलग अलग मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग बाग 1227 मानते हैं। 1227 एडी या ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। इल्तुतमिश ने अटैक किया और जैत्र सिंह ने उसका मुकाबला किया है, और मुकाबला करके इल्तुतमिश को पराजित किया है। ही डिफीटेड इल्तुतमिश इन बैटल ऑफ भूताला इन 1227, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है भाई। तो इसके जैत्र सिंह में लिखेगा भूताला के युद्ध 1227, 1227 भूताला का युद्ध। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया। दिल्ली के सुल्तान इसने इल्तुतमिश ने अटैक किया था नागदा पर, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया, भूताला का युद्ध बैटल ऑफ भूताला। ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इल्तुतमिश, सुल्तान ऑफ दिल्ली इल्तुतमिश। अब देखिए हुआ ये 1227, मैंने कहा ना, ऋतिक जी बता रहे हैं 1226। डेट में कंफ्यूजन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग बाग 1227 मान रहे हैं, इसलिए हमने भी 1227 मान लिया है, ठीक है। 1226 1227 ऐसे जो कंफ्यूजिंग मामले होते हैं जहां पर यूनानिमसली कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, वहां पर बिल्कुल क्लोज नहीं पूछा जाता। ये 1227 दे दिया, 1250 दे दिया, ठीक है, 1212 दे दिया, ऐसे दूर दूर देंगे तो अगर मान लीजिए 1227 या 1226 भी दिया हुआ है तो भी आप उसको पकड़ लेंगे। खैर, अब देखिए जीत तो गए जैत्र सिंह, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, नागदा जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो राजधानी क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपनी राजधानी को नागदा से चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ इस तरीके से पहली बार कैपिटल बनती है, किसके द्वारा, जैत्र सिंह की। ये दूसरी इंपॉर्टेंट घटना घटती है। तो लिखिएगा, इस युद्ध में नागदा के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, इस युद्ध में नागदा के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण
इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। In this battle, Nagda was badly damaged. In this battle, Nagda was badly damaged. So he made Chittauड़. So he made Chittauड़ as his new capital. So he made Chittauड़गढ़ as his new capital. ये जयद्रथ सिंह के काल की बात है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलें जरा। आई थिंक ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे हमारे आते हैं रावल रतन सिंह। ये रावल जयद्रथ सिंह थे, सब रावल ही लगाएंगे। रावल रतन सिंह, मैंने यहां पर रावल इसलिए लगा दिया है ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई गाइड्स में दिया हुआ है राणा रतन सिंह दिया हुआ। राणा तो आए नहीं भाई अभी तक, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये है आपका इनका जो 1302 से 1303 इनका रेन पीरियड है, शासनकाल, रेन पीरियड 1302 से 1303। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं रावल रतन सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। फर्स्ट साका ऑफ मेवाड़ एंड सेकंड साका ऑफ राजस्थान इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं पहले। प्रथम साका किसका? मेवाड़ का। कब हुआ? 1303 में। ठीक है। इन्वेडर, आक्रमणकारी, वो आपने देख ही लिया है। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इन्वेडर, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई। इसके बाद में जौहर इन द लीडरशिप ऑफ पद्मिनी। जौहर हुआ पद्मिनी के नेतृत्व में। ठीक है। और यहां पर दो हमारे वीर योद्धा वो शहीद हो गए, गोरा एंड बादल। ठीक है। गोरा व बादल योद्धा शहीद हुए। वॉरियर्स गोरा एंड बादल were martyred in this साका। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका ठीक है, केसरिया प्लस जौहर इज इक्वल टू साका। साका क्या है सर? ये कौन पूछ रहा है भाई? कल्चर नहीं पढ़ी क्या भाई आपने? हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। केसरिया प्लस जौहर इज इक्वल टू साका। अब आप पूछेंगे केसरिया क्या है, जौहर क्या है? तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं कल्चर में। आप वो स्लाइड देख लीजिएगा एक बार, वो जो हमारा लेक्चर था रीति रिवाज और प्रथाओं वाला, उसको देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, आप बता सकते हैं कि यहां पर इस फोर्ट का नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मैंने बताया था आपको। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो आप ये कोर्स आपने ले ही रखा है तो उसमें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। टाइम काफी हो जाएगा भाई, क्योंकि लगभग 10-1 मिनट तो लग ही जाएंगे। ओके। खिजराबाद, राइट। खिजराबाद इसका नाम रखा। किसका नाम रखा? खिजराबाद। अलाउद्दीन नेम्ड चित्तौड़गढ़ एज खिजराबाद, क्योंकि खिजर खां इसका बेटा था और यहां का गवर्नर, चित्तौड़ का गवर्नर, किलेदार या स्थानीय शासक उसने बनाया खिजर खां को। तो खिजर खां उसका बेटा था, उसके नाम पर इसका नाम रखा खिजराबाद। ठीक है भाई। अब देखिए, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वाज द रियल रीजन? अलाउद्दीन ने जो अटैक किया है उसका वास्तविक कारण क्या था?
उसका वास्तविक कारण क्या था? तो कोई बता सकता है कि इसका अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह पर अटैक करने का रियल रीजन क्या था, वास्तविक कारण क्या था? कोई बता सकता है भाई? ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, हो, क्या बात है। बात तो सही है ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, लेकिन ये चेहरे जो है बड़े अच्छे बनाए आपने। पद्मिनी की सुंदरता, पद्मिनी रानी पद्मावती के कारण। भाई पद्मावती नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पद्मिनी है, ठीक है। अब वो पद्मावती क्यों कहते हैं भगवान जाने, लेकिन है पद्मिनी। देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि साहब पद्मिनी को कारण, ये रियल रीजन नहीं था, ठीक है। रियल रीजन था उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी विस्तारवादी नीति। ये जो आप बता रहे हैं पद्मिनी को पाने का जो मेन रीजन था, ये मेन रीजन नहीं था। अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, अब गौर से समझिएगा इस चीज को, मेवाड़ का सामरिक महत्व, ठीक है सर, दो बुक दोनों में आज अलग अलग दिया है। क्या दिया है भाई? बुक नहीं होंगी, उनको बुक कह करके बुक को गाली मत दीजिए, वो आपकी वो होंगी गाइड्स। पर आप तो बुक ही बोलेंगे उनको, खैर चलिए खैर। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा पद्मावत। उस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक जो किया वो किया पद्मिनी की सुंदरता को देखकर। ये अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसी है, एंड अदर रीजन हो सकता है, बट द मेन रीजन वाज एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था ये पहला मुस्लिम शासक हुआ जिसने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पर भी अटैक किया था। बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है कन्याकुमारी तक, ठीक। जब आप मध्यकाल में पढ़ते हैं, सल्तनत पीरियड पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं ही वॉज द फर्स्ट रूलर, पहला ऐसा मुस्लिम शासक हुआ। जितने भी इससे पहले शासक हुए थे सबने जो ना उत्तर भारत पर तो अधिकार किया, कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हो पाए। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया। तो इसका एक्सपेंशन, इसका था मेन रीजन, एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। अब बताइए जो पूरे भारत पर अधिकार करता है वो राजस्थान को कैसे छोड़ देता, ठीक है। तो इसलिए इसने अटैक किया था। वो बात अलग है कि पद्मिनी अदर रीजन हो सकता है, वो ठीक है, बात सही है आपकी कि पद्मिनी एक रीजन था, बट दैट वाज नॉट द मेन रीजन, ठीक है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो खुद मना कर गया अपने ग्रंथ पद, और काफी बाद में लिखा गया। ये जो पद्मावत ग्रंथ था ये 16th सेंचुरी में लिखा गया, जबकि घटना है आपकी 14th सेंचुरी की। तो और वैसे भी मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो कहता है कि मेरे ग्रंथ पद्मावत को एज ए नॉवल पढ़ा जाए, एज ए कहानी के रूप में पढ़ा जाए, रियल स्टोरी के रूप में ना पढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, इस जो स्टोरी बताता है, तो बात सही है आपकी। देखिए अलग अलग जो, अब फिल्मों की तो बात ही छोड़ दिया, जैसे मिर्च मसाला लगा के पेश करते हैं कि पूछिए ही मत, तो खैर उनकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बुक्स कह रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कहता है कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मिनी। सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है, और वहां के शासक थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की बेटी थी पद्मिनी, बेहद खूबसूरत थी। अब देखिए एक बार क्या होता है, रतन सिंह की एक धर्मपत्नी थी जो नहा के निकली थी बाथरूम से, अपने कक्ष में पहुंची तो अपने आप को निहार रही थी आईने में। और ये जो रतन सिंह थे, अब ये मत कहना इनकी पत्नी कहां से आ गई, एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, अनेक पत्नियों के बाद में फिर पद्मिनी उनकी मेन पटरानी बनी थी, ठीक है। अब रतन सिंह के पास में था एक हीरामन तोता, आपने शायद नाम सुना हो, गागरोनी तोता जिसको कहते हैं। ऐसा बताते हैं कि वो हूबहू जो भी आप वॉइस
क्रिएट करते हैं उसकी हूबहू नकल निकालेगा। इवन अगर आप चम्मच भी गिराएंगे तो उसकी आवाज भी वो नकल कर लेता है, तो मनुष्य की तरह बोल सकता है, ऐसा बताते हैं हीरामन तोता। या तो अब क्या हुआ कि वो निकली और हीरामन तोते से बोली, मुझसे खूबसूरत कोई है इस दुनिया में? तो हीरामन तोते ने कहा कि साहब तू तो है क्या चीज, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के सामने सबसे सुंदर तो वही है। और फिर उसके सौंदर्य का वो डिटेल जो है वर्णन करने लगा, ऐसे है, फलानी है, सुराहीदार गर्दन है, पानी भी जो दिखाई देता है, इस तरह का। अब वो बीच में ही, अब एक औरत दूसरी औरत की प्रशंसा नहीं सुन सकती, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रही हैं वो ऐसी नहीं है, मुझे मालूम है। चलिए, तो अब क्या है कि बीच में वो पैर पटक के चली गई, हीरामन तोता चुप हो गया। अब जब वो हीरामन तोता इस बात को कह रहा था तो पास में ही रतन सिंह निकल रहे थे और उन्होंने उसकी सौंदर्य की सुन लिया। अब जैसे ही वो रानी उधर से निकलती, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती, हीरामन तोते के पास पहुंचते, हाँ भाई बता यार, तू कंटिन्यू कर, तू तो क्या कह रहा था, जरा बता कौन है कैसे। तो साहब उसने जो पूरा डिटेल बता दिया। अब रतन सिंह की इच्छा प्रबल हो गई कि उसको मैं अपनी, जो इतनी खूबसूरत है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो फिर ये गंधर्व सेन के राज्य में जाते हैं, वहां पर साधु के वेश में बहुत दिन रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर गंधर्व सेन को पटाते हैं और पटाने के बाद में उसकी पुत्री से विवाह करते हैं और उसके बाद में आते हैं चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब मैन विल बी मैन। चलिए खैर, अब क्या हुआ कि जब पद्मिनी आती है मेवाड़, तो नई जो भी रानी होती थी वो क्या करती थी, दान पुण्य करती थी। तो यहां पर वो क्या कर रही है कि जो भी दान वगैरह में देना, जो भी वस्तु है वो लेकर के खड़ी हुई है, और जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो सब आ रहे हैं और उससे भिक्षा लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए, तरीका ये होता है, रानी है तो उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे, ठीक है। ऐसे सर झुकाया, ऐसे अपना झोली की और चुपचाप सर झुका करके आगे निकल गए। अब रतन सिंह का एक मंत्री है, एक मिनिस्टर है, राघव चेतन नाम का। अब वो जो राघव चेतन है वो पद्मिनी की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसकी इच्छा प्रबल हो गई कि मैं भी देखूं जरा कैसी, कितनी सुंदर है। अब राघव चेतन साहब जाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं, लेकिन नीचे ना देख करके पद्मिनी को देखने लगते हैं। तो तुरंत सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं। रतन सिंह उसको देश निकाला दे देता है कि निकल जाओ मेरे देश से, आपने मेरी रानी को घूर करके देखा। अब होता क्या है कि ये राघव चेतन अपमानित होकर के पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी के पास और वहां कहता है कि साहब आप इस विश्व के स्वामी हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्लान किया था कि सिकंदर की तरह मैं विश्व विजेता बनूंगा, मैं भी एक अभियान पर जाऊंगा। लेकिन उसको एक मंत्री ने, उसके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रोका कि साहब अभी जरा रुक जाओ, हिंदुस्तान पे तो एक बार अधिकार कर लो, उसके बाद चलेंगे फिर विश्व विजेता बनने के लिए। तो इसने वो योजना तो अपनी त्याग दी थी, लेकिन सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। टाइटल इसने लिया था सिकंदर ए सानी, सानी मीन जैसा, सिकंदर के जैसा, कि एक सिकंदर था जो विश्व विजेता बनने का सपना देख करके निकला था, एक मैं भी हूं सिकंदर के जैसा, और इसको सिकंदर सेकंड भी इसको कहा जाता है। चलिए, तो उसने कहा कि साहब आप विश्व के स्वामी और विश्व की सबसे सुंदर महिला आपकी पत्नी नहीं, ये क्या बात हुई, भड़का दिया उसको। और फिर वो बताता है साहब मैंने, उसने कहा तूने देखा उसको, इतनी सुंदर है कि हाँ साहब ऐसी सुंदर है, वैसी सुंदर, बताने लगा। और जब वो उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी मुंह फाड़ करके देख रहा था, सुन रहा था। तो फिर उसके बाद में इतनी जबरदस्त उसने तारीफ की, इतनी सुंदरता की, कि अलाउद्दीन खिलजी बेहोश होकर गिर पड़ा। खैर फिर उसको जो है उठाया, प्रभु कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, खड़े हो और पद्मिनी को प्राप्त करो। तो फिर ये अलाउद्दीन खिलजी जाता है और चित्तौड़गढ़ का घेरा डालता है, लेकिन क्या हुआ कि घेरा डाले ही पड़ा रहा और कई महीने हो गए अलाउद्दीन खिलजी को यहां पर घेरा डाले हुए, लेकिन जीत नहीं पाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है बहुत मजबूत और काफी, इसलिए उसका सामरिक दृष्टिकोण भी है। तो अब हुआ ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया धोखा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने हर जगह धोखा किया है। अभी हम चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, यहां भी धोखा किया उसने। हम रणथंभौर पर आक्रमण कराया 1301 में, वहां भी धोखा किया, आगे हम पढ़ेंगे। तो हर जगह, चाहे सिवाना हो चाहे जालोर हो, हर जगह उसने धोखा किया, धोखे से यहां पर उसने जीता। तो यहां भी उसने धोखा किया। उसने कहा कि भाई देखो मैं घेरा उठा के चला जाऊंगा,
आप एक काम करो, मुझे तो बस पद्मिनी की झलक दिखला दो, ठीक है, एक झलक दिखला दे और मैं चला जाऊंगा। तो राजपूतों ने मीटिंग की, बोले चलो भाई दिखा देते हैं, कम से कम दुष्ट जाएगा तो सही, क्योंकि प्रबल शासक था नो डाउट। अब एक व्यवस्था की गई कि पद्मिनी को कहीं खड़ा किया गया और उसकी इमेज मिरर में दिखाई देगी, यानी कि पद्मिनी कहीं पीछे खड़ी हुई है, सामने उसकी जो इमेज है मिरर में वो बन रही है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही देखा पद्मिनी को, तो देख करके उसने सोचा पीछे खड़ी हुई, पीछे देखा तो वहां कोई नहीं, क्योंकि व्यवस्था कुछ इस तरह की। फिर सामने देखा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसको उठाया गया, पानी वानी के छींटे देके, प्रभु उठो, मिलने का समय समाप्त हुआ, अब जाओ अपने घर, देख लिया अब तो अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है, तो उसको रतन सिंह शिष्टाचार पूर्वक सी ऑफ करने जा रहे हैं मेन गेट तक, और वहां पर अलाउद्दीन ने व्यवस्था की हुई थी, उसके इशारे पर सैनिक आ गए और उन्होंने रतन सिंह को गिरफ्तार करके ले गए हैं दिल्ली। अब जब दिल्ली पहुंच गए तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ऑफर रखता है कि पद्मिनी दे दो, रतन सिंह ले लो। अब यहां पर देखिए, पद्मिनी जो है एक बुद्धिमान स्त्री थी, तो वो एक प्लानिंग करती है, एक प्लान बनाती है, और वो अलाउद्दीन से कहती है कि ठीक है, मैं आपके पास आने को तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ पालकियों में बैठकर मेरी जितनी भी सहेलियां, मेरी दासियां सब आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा इससे बढ़िया बात और क्या बात हो सकती, चलिए आओ, कोई टेंशन नहीं है। शर्त नंबर 2 कि उन पालकियों को कोई चेक नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि पूरा जो है खुश हो चुका था कि भाई अब तो विश्व की सबसे सुंदर महिला मेरी धर्मपत्नी बनेगी, उसने कहा कोई चेक नहीं करेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप तो चलिए आओ। अब साहब क्या हुआ कि पद्मिनी जो है अपनी उन सखियों के साथ में पालकियों में बैठ करके चल दी, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जब पहुंचे तो वहां पर उसने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मान सको तो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा क्या भाई? बोले साहब, मैं अंतिम बार अपने भूतपूर्व पति से मिलना चाहती हूं, तो मुझे मिलने दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी तो पूरा ही जो ना बावड़ा हो चुका था, तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल मिलाओ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा जल्दी आ जाना लेकिन, ठीक है। तो अब पहुंचती है पद्मिनी रतन सिंह के पास, और रतन सिंह को अपनी सारी प्लानिंग बताती हैं, और वहां पर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि पद्मिनी पालकियों में दासियां सखियां नहीं बल्कि सशस्त्र सैनिकों को बैठाकर लाई थी। अब अचानक से जब हमला हुआ, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई तैयारी नहीं था दिल्ली में, तो अफरा तफरी मच गई। और इधर गोरा और बादल बड़ी वीरता से लड़े और दिल्ली की सेना को रोके रखा मेवाड़ी सेना ने, और इधर रतन सिंह पद्मिनी को लेकर के सकुशल चले आए चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है भाई। तो अब जब अलाउद्दीन, हालांकि वो गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। अब आप सोचिए कि, सोचिए का मतलब अपनी जगह अलाउद्दीन खिलजी को रख के देखिएगा कि विश्व की सबसे सुंदर महिला जो कसीदे बुन रहा है कि मेरी धर्मपत्नी होगी, और ख्वाबों में डूबा हुआ है, और वो बिल्कुल ही शेर की मान में से आकर के शिकार निकल जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी पूरे गुस्से में भरकर एक जबरदस्त सेना लेकर अटैक करता है चित्तौड़ पर, और रतन सिंह यहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और पद्मिनी जौहर कर लेती है, और अलाउद्दीन खिलजी को राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसको रियल नहीं माना जाता अनेक विद्वानों द्वारा, और मलिक मोहम्मद जायसी वैसे भी मना करके गया कि भाई इसको रियल स्टोरी के रूप में मत देखिएगा। बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरीके से यहां पर रियल रीजन था साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर, दिस वॉज द मेन रीजन। ठीक है। और अदर रीजन में हम कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मिनी का काम। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसी व्हाट वाज द मेन रीजन, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे पद्मिनी को प्राप्त करना। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपली आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे साम्राज्यवादी नीति। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। पद्मिनी फाइनल किस जगह, क्या कह रहे हैं? झा, अच्छा गंध, वो था आपका सिंघल द्वीप, वहां की राजकुमारी थी बेसिकली। सिंघल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए अब टाइम भी हो गया, लेकिन इसको लिख तो लो, आगे की कहानी आप कम से कम इसको तो खत्म कर लें, 1 मिनट लगेगा, जल्दी लिख लीजिएगा फटाफट से। तो ये सब हो गया है, तो लिखेगा मुख्य कारण, मेन रीजन, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। मुख्य कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर, दिस वाज द मेन रीजन। ठीक है, अच्छा अब लिखेगा मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार मुख्य कारण, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार मुख्य कारण, अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसीज बुक पद्मावत, पद्मिनी को प्राप्त करना या पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर आक्रमण करना। तो द रियल रीजन अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसीज ग्रंथ बुक पद्मावत, टू गेट पद्मिनी और द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, ये है भाई। अब इसके बाद में यहां पर गुहिल राजवंश हो जाता है समाप्त। 1303 में मैंने कहा आगे कोई शासक नहीं होता है, और 1326 में हम्मीर देव सिसोदिया शासक बनते हैं। तो इनके बीच में क्या था इसको हम देखेंगे कल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 7 बजे एग्जैक्टली आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। बुक्स में भी बड़ी दिक्कत होती है, गाइड में तो मिलता ही नहीं है, तो वो गैप का कारण क्या रहा ये मैं आपको बताऊंगा कल। इसलिए 7 बजे एग्जैक्टली शार्प आप आ जाइएगा, ताकि हमारी क्लास जो शुरू हो उस डायग्राम से शुरू होगी और आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।